everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Tejaswini, a first year MBBS student, and welcome in the video where I will help you how to boost your NEET preparation in last 40 days. It's been just 40 days left for the NEET, and this is the time जहाँ पे आपको अपना best efforts देना है from your entire life. This 40 days will either make or break your preparation. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आई होप आपका सिलेबस अभी तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होगा, एंड इफ नॉट देन व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज डू इट सो डैम फास्ट एंड कंप्लीट करो अच्छे से, येट जल्दी से, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है. अभी आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने रिविजन्स पे, लाइक मैक्स टू मैक्स जितने स्लॉट्स में जितने सेगमेंट्स में रिविजन कर सकते हो करो. प्लीज़ टू रिवाइज योर शॉर्ट notes, please do revise your formula sheets, please do solve multiple times your PYQs. like आप एक बार वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, आप 3 बार वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, इट डजेंट मैटर, आप उसको वापस सॉल्व करो. PYQs इज द की, प्लीज वो सॉल्व करते रहो. एंड द थिंग जो आपको बिल्कुल नीट के लिए बेस्ट प्रिपेयर कर देगा इज द टेस्ट सीरीज, इज अ परफेक्ट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो आप एक ऑफलाइन सेंटर में जाकर के दीजिएगा इन द टाइम बिटवीन 2 to 5. Let's break down all of these points in the individual segments. First of all things, please do complete your syllabus before the March ends. Like it's high time, just March end hote hi you have just 1 month आपके पास for the revision, to give mock test, and आपका अभी syllabus नहीं भी हुआ है, प्लीज़ मॉक टेस्ट दीजिए. जहाँ तक सिलेबस हुआ है वहीं तक पढ़ के जाइए और मॉक टेस्ट दीजिए, बट प्लीज़ मॉक टेस्ट दीजिए. एंड इसके बाद भी अगर आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा है तो यू कैन कवर दोज चैप्टर जो कि हाई वेटेज रखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपका सिलेबस बचा हुआ है बायो में जेनेटिक्स, तो डोंट डू एनी अदर चैप्टर जेनेटिक्स को छोड़ के. जेनेटिक्स कंटेन्स मैक्सिमम वेटेज. सबसे पहले जेनेटिक्स कवर करो, उसको अच्छे से समझो, उसको अच्छे से क्लियर करो, बाकी चीज़ धीरे धीरे करके हो जाएंगे. बट यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर द मार्च एंड्स. देयरफॉर उसके बाद देयर विल बी नो स्कोप कि आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओ. And the second thing, after you will complete your syllabus, how a person can revise. For me, which I used, I made formula sheets. Okay, let me break down in step by steps, subject wise. For the bio, first of all, for the bio, I used to read NCRT, just NCRT line by line, not just written form. You have to read summary, you have to read tables, you have to read flowcharts, you have to read scientists, you have to read diagrams के labeling with सब कुछ ही उस बुक में पढ़ लेना है, like सब कुछ ही. as you can see last year का पेपर, there is no scope कि कहाँ से क्या चीज़ आ जाएगा, there is no hope of that. डायग्राम्स पढ़ रहे हैं, डायग्राम स्टडी कर रहे हैं, डायग्राम्स के नीचे जो लेबलिंग होती है उसको भी पढ़ो, ठीक है. लाइक हर चीज़ अच्छे से लाइन बाय लाइन आपके दिमाग में इधर सेट होनी चाहिए, एंड रीड करके, and this in this way you will do the revision of bio. आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना सब कुछ पढ़ेंगे तो याद कैसे रहेगा, नहीं रहेगा. आपने ऑलरेडी आज तक बहुत बार पढ़ चुका होगा, आपको बहुत सारा लाइन पता रहेगा कि अरे ये वाला तो पैरा मेरे को पता है, ये वाला लाइन तो मेरे को पता है, यहाँ इसके बाद ये होगा. और बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक इंसान को पता रहता है कि इस चीज़ से इस पैरा से ये क्वेश्चन फ्रेम होंगे, उस पैरा से वो क्वेश्चन फ्रेम होंगे. तो इन दिस वे यू विल डू द रिविजन ऑफ बायोलॉजी. जस्ट एनसीईआरटी, हर चीज़ पढ़ना है, कुछ स्किप नहीं करना है, दैट्स इट. एंड फॉर द फिजिक्स, अगर आपने अभी तक फॉर्मूला शीट नहीं बनाया है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप रिवीजन करेंगे. आप क्या रिवीजन करेंगे? आप थ्योरीज रिवीजन करेंगे जो आपको ध्यान में रखनी होगी, आप फार्मूलाज रिवीजन करेंगे, आप PYQs रिवीजन करेंगे. जब आप फार्मूला रिवीजन करेंगे, प्लीज़ टेक अ ब्लैंक शीट एंड राइट डाउन ऑल द फार्मूलाज जो आप उस स्पेसिफिक चैप्टर में पढ़ रहे हैं. प्लीज़ मेक द फार्मूला अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज. एंड आपको बार बार वो रिवाइज करते रहना होगा, बार बार उस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहने होंगे, तभी आपको वो फॉर्मूला ऐसा दिमाग में याद रहेगा एंड आप उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. नाउ इट्स फॉर केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री इज फॉर द डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. फॉर द फिजिकल you will do the same thing which you did in physics. You will make the formula sheets, you will revise the formula sheets. if there is any kind of concept जो आपको हमेशा भूल जाते हैं, आपको याद रखने में प्रॉब्लम होता है, प्लीज राइट डाउन दैट कॉन्सेप्ट इन योर फॉर्मूला शीट टू, ताकि आप बार बार उसको देखें और आपको हमेशा याद रहे. आप उसको रिवाइज करें जितने बार, उतने बार आपके दिमाग में आए और आप उसको, उस कॉन्सेप्ट को भूलें ना. देन नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक के लिए विच आई डिड, आई मेड अ कंप्लीट
शॉर्ट नोट्स ऑफ द चैप्टर ऑफ द टॉपिक। एक्चुअली कुछ कुछ चैप्टर्स बहुत बड़े थे, कुछ कुछ चैप्टर्स छोटे थे, तो जो बड़े चैप्टर थे आई मेक short notes according to the topics. Abhi I can't show you the way I made the short notes because right now I'm in my college and I don't have any kind of stuff which I used in NEET, like neither I have books, neither I have notes. वो सारा कुछ मेरे घर पे रखा हुआ है। अगर ये वीडियो मैं घर पे शूट कर रही होती तो मैं आपको सब कुछ दिखा सकती थी जैसे मैंने किया था, तो आप भी वैसा हेल्प लेकर के कर सकते थे। डोंट कॉपी एग्जैक्टली विच आई डिड, मेक योर ओन थिंग, क्योंकि मैंने भी देखा था कहीं से एंड आई जस्ट हेल्प, वहाँ पे मैंने हेल्प लिया था, एग्जैक्ट मैंने नहीं किया था, क्योंकि ऐसा होता है कि द थिंग विच वर्कड आउट फॉर मी मे नॉट विल वर्क आउट फॉर यू। तो फाइंड योर वे। आपको अभी तक पढ़ते पढ़ते समझ आ गया होगा कि आपके लिए क्या वर्क करता है, आपके लिए क्या वर्क नहीं करता है। सो एंड दिस इज द मेन थिंग। एंड नाउ फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, and one more thing you can add on in organic is to write exceptions, like chapter wise you can write exceptions in a सेपरेट शीट, जहाँ पे आप लिख सकते हो अगर ये प्रॉपर सीरीज है किसी चीज का, इफ दिस इज द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वेयर इज द एक्सेप्शन, अगर दिस इज द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन वेयर इज द एक्सेप्शन। तो आप ऐसा करके लिख सकते हो, उसको बार बार रिवाइज करो। द अप्रोच इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी सेम as you have approached your biology syllabus. So दोनों chapters, दोनों subjects का approach revise करने का बिल्कुल same रहेगा। then उसके बाद आता है organic chemistry। मेरा बहुत खराब था organic chemistry to be very honest, but मैं जितना खराब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं जितना सीख पाई हूँ, मैं इतना सीख पाई हूँ। प्लीज रिवाइज न्यूमरस 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 न्यूमरस, कितनी बार न्यूमरस बोला, उतनी बार न्यूमरस बोलने के बाद आपको सॉल्व करना है रिएक्शंस। रिएक्शन सॉल्व करो, जितना टाइप का नेम रिएक्शन है एनसीईआरटी में उसको याद करो, सारा रिएक्शन का शीट बना डालो, उसको बार बार पढ़ो। लाइक सारे सब्जेक्ट से मेरे को जो सबसे डिफिकल्ट लगता था याद करने में वॉज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लाइक बहुत ज़्यादा ही मेरे को डिफिकल्ट लगता था, बट बहुत लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग और उन लोगों को बहुत ईजी लगता है एंड ऑफ कोर्स दिस इज द स्कोरिंग, बट फॉर मी इट वॉजेंट, इट लिटरली वॉजेंट। तो आप ये एक चीज़ कर सकते हैं, आप रिएक्शन शीट्स बनाइए। एंड सो नाउ कम टू द थर्ड पार्ट विच इज टेस्ट। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं लिया है देन व्हाट आर यू डूइंग। प्लीज अगर आपने टेस्ट नहीं लिया है जा करके एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लीजिए, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर प्लानर देंगे कि किस दिन कितने सिलेबस का कितने पार्ट का आपका टेस्ट होने वाला है। उस दिन उस टाइमिंग पे उस ऑफलाइन सेंटर में जाइए एंड गिव योर ऑफलाइन टेस्ट एज यू विल गिव इन योर नीट एग्जाम। ठीक है, आपका काम वहां पे खत्म नहीं होता है कि मैंने टेस्ट दे, मैं गई, मैं टेस्ट दे के आ गई, ओके आई एम डन फॉर द डे। नो, द वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। नाउ यू हैव टू डू द टेस्ट एनालिसिस। अभी आपको टेस्ट एनालिसिस करना है, कहाँ मैंने क्या सोचा, जब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला चीज क्या हिट किया, अगर ये चीज हिट किया इट वाज ट्रू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट वाज द करेक्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और इट वाज द रॉन्ग अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वो सब आपको देखना है, कौन सा आपका सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, कितना मार्क्स आपको आ रहे हैं, कौन सा चीज आपको याद था बट आपने पढ़ा था, आपको दिमाग में था बट उस टाइम पे आपको रिकॉल नहीं हुआ। वो सारा कुछ आपको फिगर आउट करना है उस टेस्ट सीरीज से। इन शॉर्ट आप उस टेस्ट सीरीज को ऐसा एनालाइज करो कि नेक्स्ट टाइम जब आपको एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दिया जाए तो उस टेस्ट में आप 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर लो। आपको इस लेवल का टेस्ट एनालिसिस करना है, तभी कुछ बहुत हो सकता है। एंड टेस्ट एनालिसिस के लिए आपको एक अलग से नोटबुक बना लेनी चाहिए विच आई मेड। एंड उसमें जितना मैं टेस्ट लिखती थी, कौन से डेट में हुआ है वो टेस्ट लिखती थी, कितने मार्क्स आ रहे हैं वो लिखती थी, एंड उसके बाद नीचे सब कुछ लिखती थी कि मैंने कहाँ पे क्या अप्रोच किया, कहाँ पे क्या अप्रोच नहीं किया। मोस्टली मैं जहाँ गलती करती थी वो लिखती थी। कोई चीज़ ऐसा होता था कि मैंने इधर उधर दिमाग लगा करके वहां पे सॉल्व कर लिया, अगर वो दिमाग में उस टाइम नहीं लगा पाती तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो ऐसी ऐसी चीजें मैं वहां पे लिख देती हूँ। एंड अगर आपको लग रहा है कि इसके लिए भी एक अलग नोटबुक बना के उसमें सब कुछ लिखेंगे, लाइक उसमें लिखना मेरे हिसाब से मोर प्रेफरेबल है। एंड मेरे बैच के बहुत सारे बच्चे ये भी करते थे कि जो आंसर शीट मिला है उसी से डायरेक्ट देख लेते थे, या तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसके पास जो स्पेस रहता है मोस्ट प्रोबेबली वो स्पेस यूज हो जाता है क्योंकि आप उसी पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लेकिन स्टिल यू हैव स्पेस। और अगर आपने एग्जाम में ब्लैक या ब्लू पेन यूज किया है तो आप रेड पेन लेकर के वहां पे पूरा टेस्ट एनालिसिस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये गलती किया, यहाँ पे मैंने वो गलती किया, मेरे को ये चीज करना चाहिए था। तो टेस्ट क्वेश्चन पेपर पे लिखने से ज्यादा ईजी हो जाता है रिवाइज करने में कि कहाँ पे क्या हुआ था। बट उसमें ये भी हो जाता है कि अगर आप क्वेश्चन वापस से आप पढ़ने जाएंगे, वापस से आप वो टेस्ट सॉल्व करने जाएंगे तो आंसर तो बाजू में लिखा हुआ है। तो आई हैव गिवन यू 2 ऑप्शंस, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू व्हाट सूट्स यू मोस्टली। एंड दिस इज द टाइम, okay, last but not the least, this is the time
जब आपको अपना मैक्स 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 एफर्ट्स देना है, इट डजेंट मैटर आपने पूरे साल कितना पढ़ाई किया, इट डजेंट मैटर आपने पूरे साल 12 घंटे पढ़ा है, 14 घंटे पढ़ा है, 10 घंटे पढ़ा है। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर यू विल लूज योर पेस, इफ यू लूज योर मोमेंटम, इफ यू लूज योर पेस, इफ यू लूज योर मोमेंटम, तो आपका सब कुछ ही खराब हो जाने वाला है। आई नो इट्स द टाइम, बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है, लगता है सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आता है, लगता है कि मैं ये कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट ये सब मत सोचो, तुम्हारे हाथ में है बस जो चीज करना, पढ़ना, वो पढ़ो, जो रिजल्ट आना होगा वो आके नहीं रहेगा, वो सब कुछ ही ऑलरेडी निश्चित है। तुम कहाँ जाओगे, कौन सा मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तुम्हारा कितना रैंक आएगा, तुम्हारा कितना मार्क्स आएगा, एवरीथिंग इज रिटन। ठीक है, तो तुम बस ये एक चीज कर सकते हो कि अपना बेस्ट दे सकते हो। मतलब मैं नीट के टाइम मेरे को इतना डिमोटिवेटेड फील होता था, मेरा स्टडी टेबल था और उसके इस साइड में देयर वाज अ गेट, जो मेरे रूम की बालकनी का गेट था, तो उसके पीछे मैंने रात में पता नहीं कितने बज रहे होंगे, आई थिंक 3:30 या 4, मेरे को बहुत डिमोटिवेटेड फील होता एक्सट्रीम। तो मैं उठी और जाकर के पेंसिल से उस पूरे डोर पे लिखती, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, लाइक दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट कोट्स जो मैंने सुना है कहीं, और मैंने वहां लिख दिया था, और मेरे को वो बहुत बहुत मोटिवेट करके रखा था पूरे नीट के प्रिपरेशन में कि अपना बेस्ट दो, और जो रेस्ट है प्लीज लीव टू गॉड। भगवान सबके लिए सब कुछ सोच करके रखे हैं, ऑफकोर्स तुम्हारे लिए भी सब कुछ सोच रखा होगा, बस तुमको अपना एक चीज करना है कि तुमको अपना बेस्ट देते जाना। अगर तुम छोड़ दोगे कि अरे यार सब कुछ तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, मेरे को मेहनत करने का क्या जरूरत है, ऐसा नहीं होता है। फिर ऐसा भगवान तुमको बोलेंगे ये तो बच्चा ही सीरियस नहीं है, इसको मैं क्या ही करूँ, जो मैं अच्छा इसके बारे में लिखा हूँ, अगर ये अभी मेहनत कर लेता तो इसको वो मिल जाता जो मैंने ऑलरेडी लिख करके रखा है। वो भी फिर मोस्ट प्रोबेबली भगवान भी सोचेंगे तो मेहनत ही नहीं कर रहा है, तो इसको क्यों ये सब देना है। तो प्लीज डोंट 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 लूज योर होप, मेहनत करते रहो, इट्स हाई टाइम, बस इट्स अबाउट 40 डेज, बस लास्ट 40 दिन की बात है, उसके बाद यू विल बी फ्री, यू विल बी फ्री। ये अपने जीवन का बेस्ट 40 दिन मेहनत कर लो, उसके बाद यू विल बी फ्री। प्लीज स्टे मोटिवेटेड, खाना वाना अच्छे से खाते रहना, प्लीज स्टे हाइड्रेटेड, एंड all the best for your NEET preparation. May God bless you with the best. Thank you for watching this video. This means a lot and it takes lot of time. एक फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट होकर के ऐसे हॉस्टल में बैठ करके वीडियो शूट करना, अभी मेरी कोई रूममेट्स मेरे रूम में नहीं है, तब आई एम एबल टू शॉट दिस वीडियो। लोग बाहर गए हुए घूमने के लिए, बट आई डिसाइडेड टू स्टे इन द रूम क्योंकि मेरे को ये वीडियो शूट करना था। It takes lot of time and effort, so please do consider subscribe it. Thank you for watching this video. I will catch you in the next one. Okay, bye.